टीम योगी 2.0 कैसी होगी, सबसे बड़ा सवाल। और बड़ी बात यह है कि राज तिलक की तैयारी की जा रही है और राज तिलक की ऐसी तैयारी जिसे बहुत भव्य बनाया जाएगा और जिसमें 200 से ज्यादा वीवीआईपी शामिल किए जाएंगे। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, ऐतिहासिक होगा योगी का शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर है, 24 मार्च हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। इकाना स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह क्यों कहा जा रहा है और क्या रहेगा खास, आपको हम दिखाते हैं वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो के जरिए। कितने लोग शामिल किए जाएंगे, कहां के सीएम आने वाले हैं, कितने नेता आएंगे, कितने अभिनेता आएंगे, कला संस्कृति से जुड़े कितने लोग आने वाले हैं और इकाना स्टेडियम जो लखनऊ का है वहां की तैयारियां क्या हैं आप देखें। 24 तारीख को जो संभावित योगी सरकार का शपथ ग्रहण है, इसमें 70,000 के आसपास लोग शामिल हो सकते हैं। अमित शाह को कमान दी गई है इस पूरे प्रोग्राम की। केंद्रीय मंत्रियों को न्योता भेजा गया है, कई राज्यों के सीएम आएंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव, सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा गया है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी बुलावा भेजा गया है। इसके अलावा उद्योगपति होंगे, फिल्मी हस्तियां होंगी, खिलाड़ी, कला संस्कृति के चेहरे, जमीनी कार्यकर्ता, यानी एक भव्य आयोजन, एक बड़ा इवेंट मैनेज किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार आई है तो फिर इसके मायने क्या हैं। और यह भी बताया जाएगा कि अगर टीम योगी 2.0 की बुनियाद रखी जा रही है तो इस बुनियाद के लिए अगले 5 साल का रोड मैप क्या रहेगा और इसी की भव्य तैयारियां की गई हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ से मेरे सहयोगी रजनीश की रिपोर्ट आप देखें। यही वो जगह होगी जहां योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी कार्यकाल का शपथ लेंगे और उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी यहां पे शपथ लेंगे और उनका शपथ राज्यपाल दिलाएंगी। ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे तैयारियां हो रही है। चूंकि सुरक्षा कारण से अंदर जाने की अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज ही फोर्स की व्यवस्था हो गई है, चौक चौबंद व्यवस्था हो गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे अंदर वही लोग अलाउ है जो कर्मचारी या यहाँ मजदूर काम लग सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के तमाम सिक्योरिटी की भी व्यवस्था अच्छी है, इसलिए कि चूंकि वीवीआईपी कार्यक्रम है, यहाँ पे तमाम वीवीआईपी लोग आएंगे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अंदर तैयारी चल रही है, लगातार ये मजदूर है जो मेहनत करके अंदर से आ रहे हैं, वहाँ सफाई करके लोग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो तारीखों पे जो अभी तक अंदेशा है कि कब होगी, आप लोग अंदर से काम करके आ रहे हैं, सफाई के काम पूरा है? जी। कहाँ तक काम हो चुका है? अरे हम लोग उतार रहे, गाड़ी की लोडिंग जो रही है। टेंट वेंट लग रहा है कि नहीं? अभी नहीं लग रहा है। हाँ? टेंट लग रहा है। कब तक टेंट लग जाएगा? अब सामान उतर रही है, सब सामान लगे रहे। हाँ, सामान उतर रही टेंट का, अंदर सिक्योरिटी भी है। हाँ। देखिए, इंडिया न्यूज की इस खबर की तो पुष्टि हो गई है कि यहीं पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। जैसे कि यहाँ के मजदूर कर्मचारी बता रहे थे कि अंदर टेंट लग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा कारणों से अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के जीत का सूत्रधार कौन कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में कैसे जीत दर्ज की 2007 के बाद फिर से 2022 में, इसी स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए, फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए आपको हम वर्चुअल इलेक्शन वॉर रूम ग्राफिकल स्टूडियो लेकर के चलते हैं, जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि असल में रणनीति क्या क्या रही है। बहुजन समाज पार्टी 162 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट खड़े किए कि जो समाजवादी पार्टी के ही जाति वाले रहे और उसी धर्म वाले रहे, और यही एक वजह रही कि वोट बढ़ गया। इसके अलावा हिंदुत्व को आगे बढ़ाया गया। ओबीसी और ओबीसी में भी गैर यादव जो ओबीसी हैं उन्हें साथ में लाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर के नाम पर बहुत ज्यादा विरोध करने की कोशिश की, तो इसी नाम को एक हथियार बना लिया गया और यह बताया गया कि बुलडोजर बाबा माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हैं। मुफ्त अनाज की योजना लोगों तक पहुंचाई गई, शौचालय, राम मंदिर, लॉ एंड ऑर्डर, माफिया पर नकेल कसी गई, विकास और सुशासन, इन सभी के जरिए, इन सभी की बुनियाद के साथ में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और भव्य अब तैयारी की जा रही है इकाना स्टेडियम में। अगला जो ग्राफिकल इनपुट है वो ये बताएगा जो योगी सरकार की दूसरी टीम होगी इसकी संभावना क्या है, संभावित चेहरे कौन कौन से होंगे। अब इनके लिए कहा जा रहा है कि 3 डेप्यूटी सीएम होंगे। अब डिप्टी सीएम में कई नाम सामने चल रहे हैं, करीब 45 मंत्री होंगे। इसका मतलब यह है कि जंबो कैबिनेट होगी। स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड में बहुत अच्छी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। इनसाइड स्टोरी क्या है
अजीत श्रीवास्तव की 2 रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जब दिल्ली से वापस लखनऊ के लिए निकले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तब की एक रिपोर्ट है, और इसके अलावा दिल्ली में क्या क्या चला है, दिल्ली में कितनी ज्यादा माथापच्ची हुई है अगले 5 साल के लिए, और 2024 का प्लान बनाने के लिए अजीत की 2 रिपोर्ट। से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि उनका जो काफिला है अब ये निकलकर सीधे इंडियन एयरवेज जा रहा है और इंडियन एयरवेज से वो फ्लाइट लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। आप पीछे देखेंगे गाड़ियां जो है वो उसी गाड़ी में खुद आप देखेंगे आगे की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और पीछे जो है सत्येंद्र सिंह भी बैठे हुए हैं। तमाम जो काफिला है वो आप देखेंगे यहाँ से काफिला पूरा निकलता हुआ और इंडियन एयरवेज जा रहा है, जहाँ पे सीधे जो काफिला है अब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। यानी साफ तौर पर है कि जो मुख्यमंत्री का अपना जो दौरा था वो अब जिस हिसाब से दौरे की बात करें हम तो दौरा जो कंप्लीट हो चुका है और जिस हिसाब से तमाम मंत्रिमंडल की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। बस अब कुछ ही हम कहें तो दिनों का इंतजार करना होगा, जैसे तमाम नामों की जो घोषणाएं हैं वो सबके सामने होंगी, क्योंकि लगातार चर्चाओं में कई नाम सामने आए हैं। किसको मुख्यमंत्री किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्रिमंडल मिलना है, किसको कैबिनेट मंत्री में जगह मिलेगी, ये तमाम नामों में चर्चाएं हो चली हैं। बस अब हो सकता हो कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दिल्ली आकर तमाम लोगों को जो कैबिनेट मंत्री छूट गए थे, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, उन सबको मिलकर एक इन्विटेशन देंगे। जैसे शपथ ग्रहण का समारोह जो 24 तारीख को सूत्र बता रहे हैं 24 तारीख को जो होने वाला है, वो 24 तारीख को तमाम जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते दिखाई देंगे। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भगवा रंग छाया हुआ है। लगातार 10 तारीख से ही होली का रंग भी खुमारी पर है। तमाम तरह से रंगों की होली हो रही है, तो वहीं योगी सरकार पार्ट 2 के भी मंत्रिमंडलों की भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। इन्हीं चर्चाओं में कुछ नाम इंडिया न्यूज भी आपको एक्सक्लूसिव बताएगा और बताने की कोशिश करेगा कि कैसे योगी सरकार के पार्ट 2 में कौन कौन लोग और किस भूमिका में नजर आएंगे। माना यह जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि योगी सरकार पार्ट 2 में 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के भी समीकरण को देखते हुए तमाम जातीय समीकरणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस बार मंत्रिमंडल का में शामिल हो सकते हैं और माना यह भी जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रिमंडल में जो मंत्री के पद पर होंगे उनको भी जगह मिल सकती है। तो वहीं 11 जो है स्वतंत्र प्रभार पर भी जिम्मेदारी पर बैठाए जा सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो साफ तौर पर है कि तमाम तरह से जिम्मेदारियों के अहम भूमिका में जो बातें आ रही हैं, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा को जो है संगठन में भेज दिया जाएगा, AK शर्मा को एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, असीम अरुण को भी एक अहम जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्य के साथ दी जा सकती है। तमाम जो है रूपरेखाएं तैयार कर ली गई हैं। बस कुछ ही देर बाद, हम कहें तो कुछ ही घंटों या दिनों के बाद से जब औपचारिक ऐलान होगा और जब 24 तारीख को जो सूत्र बता रहे हैं कि 24 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो तमाम ये चेहरे उस समय शपथ लेते नजर आएंगे। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। आपके जहन में यही सवाल होंगे ना कि योगी की कैबिनेट कैसी होगी, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, जाति वाला संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से साधा जाएगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे, विधानसभा के स्पीकर कौन होगा, यानी टीम योगी 2.0 कितने नए चेहरे होंगे, कितने पुराने रिपीट किए जाएंगे और कितने सरप्राइजिंग चेहरे होंगे, कहां के होंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़े हैं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन्हें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे बताएंगे जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद से लाइव हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव है मेरे साथ में रवि, और इसके अलावा गोरखपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं सुशील। लेकिन सबसे पहले रवि, आपके पास आते हुए मुझे क्विकली आप सभी लोग बताते जाइएगा एक एक करके, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों के पास में कई राउंड में आऊंगा। रवि, लखनऊ से रिपोर्ट क्या आ रही है, डिप्टी सीएम 2 होंगे या 3 होंगे? अगर 3 होंगे तो वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? डिप्टी सीएम में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन किस तरीके से साधा जाएगा? रवि, देखिए डिप्टी सीएम कितने होंगे ये अभी साफ नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। और एक सूत्र ये भी बता दें कि कोई भी डिप्टी सीएम नहीं भी हो सकता है। हालांकि ये पूरा खुलासा तब होगा जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगा, तब पूरी तस्वीर है वो साफ होगी। हालांकि अगर बात करें तो कई नए चेहरे हैं वो इस बार इंटर किए हैं, चाहे असीम अरुण की बात करें, बेबी रानी मौर्य की बात करें, सत्येंद्र सिंह जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसकी भी कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो आ रही हैं। वहीं ब्रजेश पाठक का नाम भी चल रहा था, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें कई सारे और चेहरे हैं, पंकज सिंह है,
राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं वो ठीक कई है। भारी जीत हासिल करके आए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे चेहरे हैं, यानी कि अभी रवि इसके बाद रवि 2024 का जो एक मिनट चुनाव होगा, उस रुके चुनाव आप। पर ठीक कहीं 60 ना कहीं सेकंड के नजर बाद रवि आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं, बहुत तेजी के साथ में। पश्चिमी यूपी का हाल जान लेते हैं। जतिन मेरे साथ जुड़े हैं। जतिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? आपके सूत्र क्या बताते हैं? क्योंकि एक खबर बीच में ये आई थी कि संजीव बालियान ने चूंकि बहुत ही ज्यादा डैमेज कंट्रोल किया था जाटों के बीच जाकर के, किसानों के बीच जाकर के, पश्चिमी यूपी में किसान कानून को लेकर के जो नाराजगी थी संजीव बालियान ने काफी हद तक जाकर जमीन पर दूर की है। तो कहा यह जा रहा था कि संजीव बालियान भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। यह लगभग 3-4 दिन पहले की खबर थी। इसके अलावा और कौन कौन से नाम बड़े चल रहे हैं? क्योंकि सोमेंद्र तोमर को भी लेकर के नाम चल रहा था कि वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी का पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, लेकिन पश्चिमी यूपी अगर इसके लिहाज से देखते हैं तो पहले की तुलना में नुकसान जरूर हुआ है। तो उस नुकसान को एक तरफ बीजेपी को देखना होगा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो जाट समीकरण का आता है, लेकिन परफॉर्मेंस को भी बीजेपी देख रही है। संजीव बालियान मुख्य तौर पर चल रहे हैं, मंत्रिमंडल में तो शामिल होंगे, इस बात की अटकलें काफी हद तक तेज है और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस बात को भी कहा जा रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो पंकज सिंह एक ऐसा चेहरा है जो भारी बहुमत से जीते हैं। पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं तो गाजियाबाद के साहिबाबाद से एक बड़ा चेहरा है सुनील शर्मा, इसलिए कह रहा हूं मैं ये कि 2,15,000 वोटों से जीते हैं, तो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना होगा। वहीं जो पूर्व अध्यक्ष है बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मण वोट साधने में निभाई है। पिछली बार भी हमने देखा था 2017 में, तो वो भी एक नाम जो है वो दौड़ में चल रहा है, उस नाम को हम इनकार नहीं कर सकते। नुकसान की भी हम बात कर रहे हैं, संगीत सोम और जो गन्ना मंत्री हैं यूपी के, उनको लेकर पश्चिमी यूपी में ये हाई प्रोफाइल सीट थी और ये सरधना की सीट और इसके अलावा जो सुरेश राणा की सीट है, ये दोनों सीट गवा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं। पश्चिमांचल से सीधे पूर्वांचल का रुख कर लेते हैं। जतिन, आपके पास भी मैं आता हूं। सुशील, चूंकि गोरखपुर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, गोरखपुर का मतलब पूर्वांचल का गढ़। गोरखपुर के जरिए आपके पास में खबर आ रही होगी कि पूर्वांचल से कौन से चेहरे योगी कैबिनेट 2.0 में शामिल हो सकते हैं, उनके नाम बताइए, संभावित क्या क्या है। क्या वो चेहरा देवरिया का होगा, बलिया का होगा, जौनपुर का होगा, बनारस का होगा, चंदौली का होगा, मुगल सराय का होगा? कहां का चेहरा होने वाला है? खासतौर से मैं जौनपुर के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि गिरीश यादव जौनपुर के विधायक हैं, फिर से विधायक जीत करके आए हैं। इससे पहले पहली बार विधायकी जीती और सीधे मंत्री बन गए थे। उनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राशि जी, निश्चित रूप से सही आपने कहा, जौनपुर से गिरीश यादव को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं और उनका भी नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं अगर गोरखपुर की अगर बात करें, डॉक्टर संजय निषाद जो है बीजेपी के जो गठबंधन पार्टी थी, उनके साथ जब वो गठबंधन किए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी कहा था कि डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकता है, क्योंकि जब जो है बीजेपी किसी से समर्थन करके बीजेपी जब उनको डिप्टी सीएम बना सकती है तो फिर निषाद के बेटे को क्यों नहीं बना सकती है। तो निषाद के बेटे का मतलब है कि पहले से ही वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं। अब ऐसे में लगातार वो दिल्ली में मौजूद है और कभी जो है खुद मुलाकात करते हैं योगी जी से, तो कभी जो है अमित शाह से मुलाकात करते हैं। तो वहीं अगर सलम मणि त्रिपाठी की बात कर ले देवरिया से, तो वो भी मंत्री के लाइन में है। तो ऐसे जो 2-3 चेहरे हैं वो सबसे आगे लाइन में चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो मंथन चल रहा है, उस मंथन के बाद क्या निचोड़ निकलता है या किसे मंत्रिमंडल मिलता है, किसे डिप्टी सीएम बनाया जाता है, ये बस अब चंद दिनों बाद ही जो है ये चीज सामने आ जाएगा। सलम मणि त्रिपाठी का नाम बताया, संजय निषाद का आपने नाम बताया है। लेकिन इससे पहले कि मैं लखनऊ का रुख करूं, जतिन के पास में जाऊं, एक बार हम ये दिखाते हैं कि 3 डिप्टी सीएम जो नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं, ये नाम कौन कौन से हैं और क्या अभी फिलहाल के लिए केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इन 2 नामों में परिवर्तन होगा? अगर होगा तो फिर नए नाम कौन से आएंगे? फिर से आपको हम वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि 3 डिप्टी सीएम में किन किन के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि सिराथू सीट से चूंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम अभी भी आगे चल रहा है, बेबी रानी मौर्य का नाम आगे चल रहा है और इसके अलावा ब्रजेश पाठक की, जो कि कानून मंत्री रहे हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। हालांकि बीच बीच में श्रीकांत शर्मा का भी नाम आया, संजीव बालियान का भी नाम आया, इस तरह के भी डिप्टी सीएम के तौर पर नाम आए हैं। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम आगे चल रहा है। ये तो डिप्टी सीएम की बात हो गई। संभावित मंत्रिमंडल क्या रहने वाला है, अब आप ये भी देख लें।
संभावित मंत्रिमंडल में दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जयप्रताप सिंह, गोपाल टंडन का नाम आगे चल रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सूर्यप्रताप शाही रिपीट किए जा सकते हैं। विपिन वर्मा, संदीप सिंह, धर्मपाल लोधी, भूपेंद्र चौधरी, असीम, अरुण राजेश्वर सिंह, ये 2 ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा रमापति शास्त्री और सतीश महाना जो कि रिकॉर्ड वोट से और रिकॉर्ड टर्म में जीत करके आए हैं। फिर उसके बाद अलायंस पार्टनर में आप आ जाइए, आशीष पटेल अपना दल, संजय निषाद पार्टी, जैसा कि अभी सुशील हमें बता रहे थे। सीधे हम एक बार चलते हैं फिर से लखनऊ, यूपी की राजधानी, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, संभावित मंत्रिमंडल के चेहरे तो मैंने बता दिए हैं। संभावित मंत्रिमंडल में तरजीह किन किन चीजों को दी जाएगी? क्या यह तरजीह रहेगी अनुभव को, या फिर संघ के साथ में जुड़ाव को, जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत संतुलन साधा जाएगा? देखिए, जातीय संतुलन तो साधा ही जाएगा, उसके अलावा महिलाओं पर भी फोकस रहेगा, उसके अलावा युवाओं पर फोकस रहेगा। और एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो अनुभव वाले जो लोग हैं, यानी कि उन्होंने काफी समय तक काम किया है, उनको भी मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो 22 के बाद 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव को भी भाजपा को बड़ी बहुमत से जीतना है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपने बड़ी बात बोल दी। अजीत श्रीवास्तव भी मेरे साथ में आ गए, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। अजीत, दिल्ली में पिछले दिनों जितनी भी मीटिंग चली है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग में क्या निकल करके आया है 2024 के लिए? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अगला यूपी के लिए बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के लिए टीम योगी 2.0 की तैयारी किस तरीके से की जाएगी? चेहरे कौन से इन होंगे, कौन से आउट होंगे? अजीत, देखिए साहब, तो राशिद, कहीं ना कहीं चेहरे उन लोग को ही प्राथमिकता दी जाएगी जो संगठनात्मक रूप पर मजबूत हैं, जिन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत किया और अपने वोट बैंक से घरों को बाहर निकालकर वोटिंग कराई है। क्योंकि जो उम्मीदें नहीं थी, चाहे वेस्टर्न यूपी हो या ईस्टर्न यूपी की तरफ में हो, जहां पे उम्मीद बीजेपी को या तमाम विपक्ष को लग रहा था कम होगी सीटें, लेकिन वहां पर जो सीटों का प्रदर्शन अच्छा हुआ है, उन प्रदर्शन करने वाले लोग को इनाम जरूर मिलेगा और उन लोगों को तरजीह भी बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से लगातार अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार मंत्रों का दौर करते रहे, संगठन जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय BL संतोष से उनसे चर्चाएं भी हुई उन दावों को लेकर, खासकर संगठन को मजबूत और मंत्रिमंडल में मजबूती से काम करना और लोगों तक जाना, सरकार से संगठन कौन जाएगा, फायदा लोगों को पहुंचाना, यही देखिए सातों पर है कि संगठनात्मक रूप में काम करने वाले जो लोग हैं, खासकर हम बात करें जो इस समय में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको एक अहम भूमिका देखी जाए। स्वतंत्र देव सिंह को मौका मिलेगा, लेकिन दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, दिनेश शर्मा के साथ इंडिया न्यूज ने बात की है। एक बार दिनेश शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, दिनेश शर्मा जी से। सर, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बातें हुई, तमाम दावे भी किए गए, तमाम ये भी कहा गया किसान विरोधियों को बहुत नुकसान होगा किसान के साथ जो आपने किया, और तमाम जो मुस्लिम हैं उन पे भी प्रचार भ्यामक रूप से फैलाया गया। लेकिन इस तमाम एंटी कन्वेंसी के बाद भी आप लोग ने जो जीत हासिल की, सीटों का बढ़ना, ये जादू कहां से था और किस चीज का जादू था ये? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का जो दुष्प्रचार था वो और जो तमाम लोगों को साथ में लेकर इसको कहते हैं ना, गोला छोड़ने के मुंह से गोले छोड़ रहे थे। जैसे आजकल यूक्रेन पे रशिया गोले छोड़ रहा है और जो नाटो है वो उसके भाषण पर तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा है, उसका उत्साह केवल तालियों के द्वारा कर रहा है। वैसे ही जो विपक्ष के हमारे नेता हैं उनके कुछ सहयोगी दल मिल गए थे नाटो देशों के तरीके से, जो उनका अपने शब्द बाण से उनका स्वागत कर रहे थे और बैकडोर से ताली बजाकर ये तय कर रहा है कि बिल्कुल सब कुछ यही जीत लेंगे, जैसे ना यूक्रेन रशिया से जीत लेगा। वैसे ही था कि ये जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी है ये बीजेपी को जीत लेगा, और वो जो नाटो देशों के तरीके से जो छोटे छोटे दल थे वो केवल भाषणबाजी करते थे। आपके सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संगीता ने भी बिगुल बजा दिया था, तो ऐसे में अब उन लोगों का भविष्य क्या होने वाला, खासकर संगीता की बात करें जो कि सांसद भी हैं, उनका भविष्य क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, व्यक्ति का भविष्य का निर्धारण करने वाला वो स्वयं। पार्टी में आपके सांसद भी है बतौर, तो क्या उनका रहेगा? हमारी पार्टी क्या एक्शन होगा पार्टी में? जब पार्टी के साथ मिलकर जो भी काम करेगा उसको हम बगैर भेदभाव के उसका हम सहन करते।
दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप, लेकिन योगी कैबिनेट में और भी चर्चा में कितने नाम आ रहे हैं जो सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर हो सकते हैं, जो बाहर से आए हैं वो भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पिछली बार जगह नहीं मिल पाई या फिर जो पिछली बार जीत करके आ नहीं सके अलग अलग वजहों से। ये भी देख लें आप। अपर्णा यादव फैमिली की बहू हैं। अदिति सिंह, दयाशंकर सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह, अंजुला कोरी, सुरेश पासी, प्रतिभा शुक्ला, कुंवर ब्रजेश सिंह, राजीव सिंह, अमित अग्रवाल, संजय शर्मा, रविंद्र जायसवाल, दिनेश खटिक, ये वो नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं योगी मंत्रिमंडल। चूंकि कैबिनेट जो है जंबो कैबिनेट होने वाली है, मिनी कैबिनेट नहीं होगी। जंबो कैबिनेट का मतलब यह है कि किसी को लॉ एंड ऑर्डर का काम सौंपा जाएगा, किसी को किसान का काम सौंपा जाएगा, किसी को इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सौंपा जाएगा, किसी को गांव, किसी को शहर का काम सौंपा जाएगा। और हां, माफियाओं के खिलाफ फिर से एक बड़ी मुहिम योगी सरकार चलाने वाली है। अंदर की खबर यह भी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें